हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपो ट्यूटोरियल। हम यहां पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7th तक कंप्लीट कर लिया है। हमने कंप्लीट करते हुए आए हैं और हमने सारा बेसिक और कॉन्सेप्ट साथ रखकर आपको सब कुछ यहां पर क्लियर करवाया है। मैं आपको लाइन टू लाइन, पैरा टू पैरा और क्वेश्चन टू क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल को कंप्लीट करवा रहा हूं और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत बेसिक समझ के साथ इन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व यहाँ पर करवाया है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 5.3 सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म ऑफ एनएपी। यह हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को लेकर यह एक्सरसाइज बनाई गई है। तो हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पहले हम इस चीज को फिर से रिपीट करते हैं कि हमें क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया है। पहले आपको यह जानकारी लगना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्वेश्चन से हमें क्या फाइंड करना है। ये दो बातें यदि आप क्लियर कर लेंगे और इनका माइंड में वो आपने दिमाग में बना लिया तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। अदरवाइज आप यदि फार्मूले के दम पर क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी फार्मूला उठा के यूज़ कर लिया तो आप क्वेश्चन में उलझ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक माइंड मैप बनाना होगा और माइंड मैप के अंदर आपको एक वे तैयार करना होगा कि किस रास्ते से हमें चलना होगा और किस किस चीज़ की हमें यहाँ पर ज़रूरत लगेगी और क्या क्या दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 के अंदर क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पहले लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं हमारा गिवन दैट। गिवन दैट क्या क्या है? गिवन दैट हमारे पास है गिवन दैट के अंदर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। सबसे पहले तो बात कही गई है 51 टर्म की। तो हमें यहाँ पर कुल मिला के ये पता चल गया कि हमारे पास जो एपी है उसके अंदर टर्म का नंबर 51 है। तो n इक्वल टू दिया है 51। ये हमने क्लियरली नोट डाउन कर लिया। ऑफ एन एपी हु सेकंड एंड थर्ड टर्म, यहाँ पर दिया गया है सेकंड और थर्ड टर्म की वैल्यू जो है 14 और 18 है। मतलब आपकी A3 इक्वल टू दी गई है आपकी 14। ठीक है, ये नोट डाउन हो गया। अब आपका है सेकंड और थर्ड, आपको सेकंड और थर्ड दी गई है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, सेकंड और थर्ड है। यहाँ पर A2 की वैल्यू दी है सेकंड टर्म और थर्ड है हमारी A3 इक्वल टू दिया है यहाँ पर 18। ये इस प्रकार से हमने डाटा यहाँ अरेंज कर लिया है। यह हमें दिया गया है, इतना हमें यहाँ पर मिला है। अब हमें क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म। 51 टर्म का हमें टोटल करना है। टोटल करने का जो फार्मूला होता है, हमें एक माइंड मैप कैसे दिमाग में जनरेट होगा पहले हम वह समझते हैं। हम चलते हैं फाइनली कि हमने ये फार्मूला यूज करना है। फार्मूला है हमारा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान लीजिए यह फार्मूला आपने डायरेक्ट यूज कर लिया। अब आपको इसमें क्या क्या आवश्यकता लगेगी, क्या क्या आवश्यकता लगेगी? आपको n की वैल्यू चाहिए, आपके पास n की वैल्यू है, ठीक है। a की वैल्यू चाहिए, क्या a की वैल्यू आपके पास यहाँ है? नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? एक तो a की वैल्यू निकालना होगी, एक हमें चाहिए d की वैल्यू, हमें d की वैल्यू निकालना होगी। तब जाकर आप कहीं इस फार्मूले का यूज़ कर पाएंगे, तब कहीं जाकर आप इस फार्मूले का यूज़ कर पाएंगे। आपके पास a की वैल्यू और d की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू दी गई है, तब आप इस फार्मूला यूज़ करके 51 टर्म का टोटल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से पहले हमने एक माइंड मैप तैयार कर लिया है क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या हमारे पास उपलब्ध है। तो जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये है, n की वैल्यू और A2 सेकंड टर्म की वैल्यू और थर्ड टर्म की वैल्यू हमें दी गई है और हमें जो फाइंड करना होगी इनकी हेल्प से A और D, तब जाकर हम इस फार्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले हमें A और D की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस फार्मूले को अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। इस फार्मूले को अभी हमने हटा दिया। अब आप कहेंगे कि सर अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए A और D के लिए? तो A और D के लिए n का यूज़ तो कहीं हो नहीं रहा, तो हम
इस प्रकार से यदि आपको टर्म नंबर दिया हो जहां भी एपी के अंदर यदि 2 टर्म के नंबर दिए हैं, इसका अर्थ है कि आपको 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन यहाँ पर मिलने ही वाली है। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर अभी सॉल्व हुए हैं लास्ट तक, उसके अंदर जहाँ भी 2 टर्म की वैल्यू दी है, उनका डिफरेंस दिया है, उनका एडिंग दिया है, वहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन बनती हुई दिखती है। तो यहाँ पर एक 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन बनना स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं A2 को। अगर A2 इक्वल टू 14 लेते हैं तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A2 को लिख सकते हैं हम A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 14। इस फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ से A प्लस n माइनस 1, n कितना है यहाँ पर? n कितना है यहाँ पर? 2 है। तो यहाँ लिखते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 14। तो A प्लस 2 में से 1 माइनस हुआ तो d इक्वल टू 14। तो यह आपकी होती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यह आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। इसी टाइप से जब आप यूज़ करते हैं A3, क्या यूज़ करेंगे? A3 हम यूज़ करते हैं A3 दिया है A3 इक्वल टू 18, A3 इक्वल टू 18 दिया गया है, इसे यूज़ करते हैं। तो A3 जब हम यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1D आता है, हम जानते हैं। हम इसे लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 18। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन आ जाएगी और यह इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाती है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में माइनस करना होता है या प्लस करना होता है, या तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं या फिर इन दोनों फर्स्ट में सेकंड को माइनस करते हैं, क्योंकि हमें एक वेरिएबल यहाँ पर कैंसिल करना होगा। यहाँ पर दिख रहा है कि a आपका यहाँ पर है और a आपका सिंगल है, मतलब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। हमने इसके अंदर कहा कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, ये हमने यहाँ पर कमांड दी कि हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को माइनस करेंगे। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को माइनस करते हैं तो हमें इक्वेशन फिर से लिखना होगी a प्लस डी इक्वल टू 14, यह लिख दिया, और a प्लस 2d इक्वल टू 18 लिख दिया। और यहाँ पर हम यह माइनस हो गया, आपका यह माइनस हो गया और यह माइनस हो गया। यह माइनस प्लस होके आपका a यहाँ पर कैंसिल होता है प्लस माइनस के कारण। 2d में से एक d माइनस होता है तो एक माइनस का d बचता है, और 18 में से 14 माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस का 4 बचता है। कुल मिलाकर आपके पास प्राप्त होती है d इक्वल टू माइनस 4, d इक्वल टू माइनस 4। d की वैल्यू माइनस 4 आ जाती है। सॉरी, यहाँ माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाता है तो d इक्वल टू आ जाता है आपका प्लस 4। डी की वैल्यू आ जाती है प्लस 4। ठीक है, डी की वैल्यू आ चुकी है। अब डी की वैल्यू लीनियर इक्वेशन के अंदर जब आपको एक वेरिएबल फाइंड हो जाता है, तब सेकंड वेरिएबल को फाइंड करने के लिए अब हम यहाँ पर बार बार वेरिएबल शब्द का यूज कर रहे हैं। वेरिएबल का अर्थ है कि ए और डी यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल ही है। ये आपके ए और डी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपके फर्स्ट टर्म और डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जब वेरिएबल के अंदर चल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन के अंदर चल रहे हैं, उसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ए और डी को वेरिएबल के फॉर्म में ही देखेंगे। अब यह अलग विषय हो चुका है। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डी की वैल्यू पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डी इक्वल टू 4, 14 इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हमने d की वैल्यू पुट कर दी है। हम d की वैल्यू रखते हैं a प्लस डी इक्वल टू 14 में, a प्लस डी इक्वल टू 14। तो a प्लस डी की वैल्यू 4 इक्वल टू 14, तो यहाँ पर a इक्वल टू 10 प्राप्त होती है। a की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 10, a इक्वल टू आ जाता है 10 और d इक्वल टू आ चुका है 4। हमें 2 वैल्यू अब मिल चुकी है a और d की। अब हम उस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें 51 टर्म का टोटल मिल सके। तो हम वह फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास है सम के लिए फार्मूला अलग। अब हम सम का फार्मूला लगाते हैं। सम का फार्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 टू a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी और यह ब्रैकेट क्लोज, यह फार्मूला हमारा है। अब हम यहाँ पर टर्म नंबर कितने हैं 51, जिनका टोटल करना है, तो मतलब एस 51 इक्वल टू एन 51 अपान 2 और यहाँ पर 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस एन हमारा 51 माइनस 1 और डी की वैल्यू बनती है 4 और इस प्रकार से ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर 51 अपान 2, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 का आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाता है 20 प्लस 51 से 1 माइनस हुआ तो 50 इंटू 4, इस प्रकार से आपके पास यह आ जाती है। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है एस 51 इक्वल टू 51 अपान 2 और ब्रैकेट के अंदर आपका है 20 प्लस 200, ठीक है 200 आ चुका है। तो यहाँ पर 51 अपान 2 और ये आ चुका है 220 और इसमें 2 से डिवाइड किया तो 51 इंटू आपका आ चुका है 110। इस प्रकार से आपके पास यह आता है 51 इंटू 110, 110। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 0 पहले लगा दीजिए, 11 1 जाए 11, कैरी आपका आता है 1 और 11 से 5 से 55 और 56 56 500, टोटल आपका आता है 5610। यह आपका फाइनली आंसर आ जाता है। ठीक है, यह आपका फाइनली आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह आपकी प्रक्रिया रहेगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद प्रॉपर रीडिंग जब हो जाती है तब आपको उसमें दिए गए कंटेंट को निकाल कर बाहर लाना है कि क्या क्या कंटेंट इसके अंदर दिया गया है और क्या क्या कंटेंट की हमें आवश्यकता लगेगी। हमने देखा था कि एसएन का फार्मूला अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो उसमें ए और डी की आवश्यकता लगेगी और ए और डी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम ए और डी को फाइंड करने के लिए A2 की टर्म का नंबर वैल्यू जो दिए और A3 की जो वैल्यू दिए उन दोनों को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके ए और डी फाइंड करते हैं और ए और डी की वैल्यू आने के बाद एसएन के फार्मूले के अंदर सम ऑफ nth नंबर का तो टोटल का फार्मूला है, उस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं ए एन और डी सबकी वैल्यू और उठाकर हमें कैलकुलेट करना है और कैलकुलेशन के बाद आपका फाइनली आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से यह आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है वह यह है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले प्रॉपर रीडिंग करना है कि आपको क्या दिया गया है। फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49। आपको यहाँ दिया गया है कि फर्स्ट 7 टर्म एक AP है जिसकी पहले आपको ऐसा दिया गया है कि एक AP है जिसकी यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक 7 टर्म है। कितने टर्म है? 7 टर्म है। इसका जो सम है वह दिया गया है 49 और कहा गया है एंड दैट 17 टर्म इज 289। और यहीं से अगर आप ऐड करें और ऐड करते करते जाएं आप कितनी टर्म को? 17 टर्म को, तो आपका जो सम आएगा वह आएगा 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। आपको सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है। तो सम ऑफ n टर्म फाइंड करने के लिए आपको चाहिए a और d की वैल्यू, a और d की वैल्यू, क्योंकि n की वैल्यू तो यहाँ से फाइंड नहीं हो पाएगी। तो आपको चाहिए a और d की वैल्यू। a और d की वैल्यू आप इस फार्मूले का इसको यूज़ करके और इसे यूज़ करके निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर दिया है A7 दिया है और A17 दिया गया है। इस प्रकार से इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करके सम के आप यहाँ पर 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन बना लेंगे और लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद आप उसे सम के फार्मूले में यूज़ करेंगे a और d की वैल्यू, तो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन मिल जाएगी। एक इक्वेशन का आपको सम का टोटल मिल जाएगा। जो भी आपका आंसर रहे वो आपको फाइंड करना है। तो ये हमारा माइंड मैप रहेगा और मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ। आगे आप जो है इसे कंप्लीट कीजिए और यदि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हो और आपको लगता है कि यह क्वेश्चन मेरे द्वारा ही सॉल्व करवाया जाना चाहिए तो
तो मैं आपको ज़रूर सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि सर हमें ये क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर बराबर सॉल्व करवाएंगे। अब आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस एपी का ये कहें कि सम वाले पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह वाला क्वेश्चन नंबर 10। हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सो दैट A1 A2 से लेकर AN एक एपी दी गई है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया, पूरा सारे एपी का, एपी बनने की कहानी है पूरी इसके अंदर कि एपी क्या होती है आपको यहाँ पता चलेगा। फॉर्म एन एपी, एक एपी की फॉर्म है ये, वेयर एन इज डिफाइंड अस बिलो। आपको दिया गया है कि एन जो है यहाँ पर किस फॉर्म में है, एन इस फॉर्म में आपकी एक एपी है जो कि इस प्रकार से एपी क्या है, A1 A2 से लेकर AN की एपी है, और आपको जो इसका फॉर्म दिया गया है, फॉर्म से अर्थ A+4N का फॉर्म में यह एपी है। अब आप कहेंगे कि यह क्या होता है फॉर्म, यह फॉर्म क्या होता है। हर एपी, आप अभी 10th में हैं, आप सिर्फ एक प्रकार की छोटी सी एपी पढ़ रहे हैं, आपने अर्थमेटिक पढ़ा है। अभी आप जब 11th के मैथमेटिक्स में जाएंगे तो आपको ढेर प्रकार की एपीआई मिलेगी, और उन एपीओ का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, वे एपीओ का अलग अलग फॉर्म होता है, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के बेस्ड वो एपी चलती है, उसकी जनरेशन पूरी उस फार्मूले पे चलती है। तो हम जो एपी पढ़ रहे हैं, अभी तक हम जो एपी पढ़ते आए हैं, उस एपी से हटकर यह एपी बना दी गई है, उस एपी से हटकर एक एपी बना दी गई है। मतलब उसमें एक ये मान के चलिए कि फार्मूला फिट होता है कि किस फार्मूले के तहत ये एपी प्रोग्रेस कर रही है। तो हमने जो पढ़ा है, पहले हम बेसिक देखते हैं इसका, क्योंकि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और उसके अंदर काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है। हम जो एपी पढ़ते हैं वह ये है, A+D, A+2D, A+3D, और यहाँ से लेकर A+N-1 इस फॉर्म में हमारी एपी होती है। जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया फॉर्म, हम फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो हमारी जो जनरल एपी है, इसे कहा गया है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। इस एपी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा ये है फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है। तो फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पर हमारा जो हम बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कि एक जनरल फार्मूला हर एपी के लिए बना होता है, तो उस फार्मूले को लेकर उस फॉर्म में एपी बनती है। तो यहाँ पर जो एपी बनी है वह इस फॉर्म के लिए बनी है, मतलब A+N-1 इसे लेकर एपी डिजाइन की गई है। यह एपी का मेन फार्मूला जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया N = 3+4N, जिससे हमें एक एपी बनानी है। तो हम एपी का जनरल फॉर्म देख रहे थे कि जनरल फॉर्म की जो एपी बनी है वो किस फार्मूले से बनी, इस फॉर्म में बनी है। इस फार्मूले के अंदर यदि आप A=1 पुट करते हैं, A=1 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, A=1, N=1 मतलब आपका पहला टर्म, N=1 मतलब पहला टर्म, आपका इस टर्म की बात चल रही। तो N=1 के लिए आपको पहला टर्म मिलेगा, मतलब A+1 - 1 × D, तो A+0 × D = हमें मिलता है A। मतलब आप जब N=1 पुट करते हैं तो आपको फाइनली प्राप्त होता है A। यदि आप N=2 पुट करते हैं, N=2 रखते हैं इसके अंदर, तो आपको मिलता है A+2 - 1 × D और A+1 × D, मतलब A+D मिलता है, जो कि आपकी सेकंड टर्म है। और यह आपकी फर्स्ट टर्म में मिल गई, यह आपकी फर्स्ट टर्म में मिली, यह आपकी सेकंड टर्म में मिल गई। इसी टाइप से आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, मतलब आप यहाँ पर n की वैल्यू रखते जाएंगे और आपको एक नया एपी का टर्म मिलता जाएगा। नेक्स्ट टर्म आता जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर कहें हम फाइनली अगर कहें हम कि एपी का हमारा मेन फार्मूला क्या है, तो एपी का हमारा मेन फार्मूला है A+N-1 × D। इस फॉर्म में हमारी एपी बनी हुई है, इस फॉर्म में हमारी एपी का हर टर्म है, इस फॉर्म के अंदर ही वह टर्म है। तो इस प्रकार से कोई भी एपी जब बनती है तो एक उसका मेन फार्मूला होता है, उस मेन फार्मूले के लेकर ही उसकी फॉर्म बनती है और एक एपी की जनरल फॉर्म बनती है।
तो यह तो हमारी बेसिक समझ हमारे जनरल एपी की। हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसके लिए कि हमें यहाँ पर इसके लिए इस फॉर्म के लिए, मतलब आप यहाँ पर इस प्रकार से इसे देख सकते हैं कि जो ए एन है ये आपका ए एन था, ये एन टर्म था, तो यहाँ पर जो एन टर्म है ये 3+4n की फॉर्म में है। इसकी जगह आप रख लीजिए कि 3+4n की फॉर्म में है। जब यह एपी इस फॉर्म में थी तब लास्ट में हमारा टर्म ये था। अगर लास्ट में यह टर्म है तो हमारी एपी किस फॉर्म में होगी, यह पता करने के लिए हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे और आपको यहाँ पर टर्म मिलते जाएंगे। तो हम वही करेंगे, हम टर्म का नंबर पुट करते जाएंगे इस फॉर्म में और हमें उस टर्म की वैल्यू प्राप्त होती चली जाएगी। क्या दिया है हमें, यह दिया है एपी के लिए। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे कि हमें क्या दिया है, हमें दिया है एन इक्वल टू 3+4n। जब यह दिया गया है तो इसके लिए हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। जब हम n इक्वल टू 1 रखते हैं देन क्या प्राप्त होता है हमें, तब हमें प्राप्त होता है इस फॉर्म के लिए यहाँ पर 3+4 × 1, तो 3+4 = 7। तो हमें फर्स्ट टर्म प्राप्त होती है। n इक्वल टू 1 का अर्थ है कि हमारा टर्म नंबर 1 प्राप्त होता है। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारी एपी आएगी वह ऐसी आएगी कि इसका पहला पद हमारा 7 रहेगा, पहला टर्म इसका 7 रहेगा। तो अब हम इससे इसी फार्मूले से सेकंड टर्म भी फाइंड कर लेते हैं। यदि आप n इक्वल टू 2 रखते हैं, n इक्वल टू 2 रखने पर आपको क्या मिलेगा, देन हम लिख सकते हैं 3+4 × 2। यहाँ पर n की वैल्यू हमने 2 पुट की तो 3+8 = प्राप्त होता है 11। फाइनली हमें यहाँ पर आता है 11। इसी प्रकार से हम थर्ड भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, n इक्वल टू 3 के लिए। n इक्वल टू 3 जब पुट करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, तब हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो 3+4 × 3, तो 3+4 12 और यहाँ आ चुका है 15। तो हमें टर्म नंबर 3 मिलती है 15। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 15। तो इस प्रकार से अब आपने टर्म पकड़ ली और आप टर्म को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और जिसका फाइनल क्या होना है, जिसका फाइनल है 3+4n, लास्ट टर्म आपकी यह है, इसके 3+4n की फॉर्म में यह है। तो इस प्रकार से यह आगे बढ़ रही है और यह किसकी वैल्यू है, an की वैल्यू, इसकी लास्ट टर्म की वैल्यू 3+4n के फॉर्म में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने एक एपी फाइंड कर ली। अब क्या कहा जा रहा है, हमने एपी बना ली है, अब इनकी वैल्यू भी निकाल ली, एपी भी निकाल ली। अब हमें ए और डी और निकाल लेते हैं। तो ए और डी निकाल कर क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि आपको नेक्स्ट इसकी जो एपी है, इस एपी को बना लीजिए। इसके बाद आप इसकी 15 टर्म का टोटल भी करना है। यहाँ पर वह नहीं लिखा हुआ है, ये प्रिंट मिस्टेक हो चुका है, लेकिन 15 टर्म का आपको टोटल भी इसका निकालना है। तो सम ऑफ 15 आपको और इसमें ऐड करना है। एंड क्या फाइंड करना है, S15 भी यहाँ पर फाइंड करना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें a और d की वैल्यू की आवश्यकता होगी। तो a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू हमारा होता है 7 और d इक्वल टू हमारा होता है 11 - 7 मतलब 4। ठीक है, और आप देख ही पा रहे हैं कि 4 के डिफरेंस से ये आगे बढ़ रही है। इस प्रकार से हमने हमारा दिया गया जो फॉर्म है 3+4n, उससे n की वैल्यू 1 रख के फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली, n इक्वल टू 2 रख के सेकंड टर्म फाइंड कर ली, n इक्वल टू 3 रख के थर्ड टर्म फाइंड कर ली। फिर हमने a की वैल्यू और d की वैल्यू भी इससे निकाल ली। अब हम इस AP के लिए हमारा 15 टर्म का टोटल फाइंड कर लेते हैं कि इस AP के 15 टर्म का टोटल क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं S15 इक्वल टू, पहले हम फार्मूला ही लिखते हैं कि Sn का जो फार्मूला है वह क्या होता है। तो Sn इक्वल टू n/2, फार्मूला होता है हमारा n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a +
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा सम का फार्मूला है। किसी भी एपी के सम के लिए यह फार्मूला बना हुआ है। तो एस 15 इक्वल टू 15/2 और यहाँ पर 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 7 प्लस हमारा n है 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 4, हम 4 रख देते हैं। ठीक है, अब आपके पास 15/2 है और यहाँ पर 14 प्लस 14 इंटू 4 है, यह हमने क्लियर कर लिया। अब हम यहाँ पर इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 14 प्लस 14 इंटू 4 कितना होता है 72, सॉरी 56, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 56 आ चुका है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो 15/2 और यहाँ पर दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 और 4 10 आपकी हो जाती है, 5 और 1 6 और 1 7, 70 आ जाता है। अब हमें फाइनली इसका मल्टीप्लाई करना है और टोटल फाइंड करना है। तो एस 15 इक्वल टू एस 15, इसको थोड़ा ठीक ठाक लिख देते हैं, ये एस है आपका और ये 15 है, इक्वल टू 15/2 इंटू 17, यह 2 से डिवाइड हुआ 35 टाइम। तो एस 15 इक्वल टू 15 इंटू 35 35 इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा, तो गुणा कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 से 5 का गुणा 75, 3 7 और 15 45 और 7 हमारा होता है 52। तो यहाँ होता है 52। एस 15 की वैल्यू फाइंड होती है यहाँ पर 525। तो इस प्रकार आप इस फार्मूले से एपी बना सकते हैं और उस एपी का सम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। किसी भी फॉर्म को यहाँ पर दिया जा सकता है, आपको ए एन की वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है। ए एन की वैल्यू यह बताएगी कि आपकी जो एपी है उसका स्वरूप कैसे होना वाला है, उसका स्वरूप क्या है, यहाँ पर इसके 2 सिंग रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके कितने पैर है, ये उड़ने वाला है, बिड़ा उड़ने वाला है, जो भी है, तो यह बताएगा कि यह कैसा है। बस उस हिसाब से आप यहाँ पूरी एपी को डिज़ाइन कर दीजिए, एन की वैल्यू रखते जाइए, टर्म लेते आइए और टर्म निकलने के बाद यह एक जनरल क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन बन जाता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है जो कि इसी पैटर्न पर आधारित है। वह क्वेश्चन अब आप करिए, इसके जैसा ही है सेम, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हमें सेम एन की वैल्यू निकालना है, एन की वैल्यू रखना है और टर्म निकालना है। टर्म निकालने के बाद आप टोटल कर दीजिए। इसी प्रकार जस्ट आप यहाँ पर सिर्फ वैल्यू बदलते जाइए, आपको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू रखते जाइए, आपके पास एपी आ जाएगी और सम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है जिसकी टर्म का सम दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पर हम इसे स्टार्ट करते हैं लिखना। हमारा आंसर नंबर 11 है, इसके अंदर गिवन डेट सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी सारी इसके अंदर पूछ ली गई है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म का टोटल है, मतलब एस एन इक्वल टू दे दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर। एक तो यह हमें दिया गया है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। अब यहाँ पर कहा गया है S1। S1 का अर्थ क्या है, S1 का अर्थ आप क्या समझते हैं? S1 का अर्थ है कि एक की जो टर्म है फर्स्ट टर्म, हम उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, लेकिन यहाँ पर कहा गया उसे S1, मतलब फर्स्ट टर्म का टोटल क्या होगा, फर्स्ट टर्म का टोटल फर्स्ट टर्म ही होगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म आपके 3 है, मान लेते हैं आपके 3 है कोई एपी की फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म 5 है, तो हम अगर कहें कि इसका S1 क्या है तो इसका S1 3 ही रहेगा। क्यों रहेगा 3? जो फर्स्ट टर्म है वही तो टोटल है, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा टर्म का टोटल तो है नहीं।
जब एक ही टर्म है और एक ही टर्म का टोटल वही टर्म रहेगी। तो इस पहले चीज़ ये पूछी जा रही है। यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड चेंज किया गया, उस वर्ड को से देखकर समझकर डरना नहीं है। हमें लिखना है S1, अपन S1 ही लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे S1। यहाँ पर हम लिख लेते हैं उसे S1 की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हमने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया कि S1 हमें निकालना है। फिर आगे देखते हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। पहली टू टर्म का टोटल निकालना है हमें। पहली टू टर्म मतलब नंबर 1 की टर्म और नंबर 2 की टर्म, उन दोनों का टोटल चाहिए। मतलब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे S2। क्या फाइंड करेंगे? S2 भी आपको फाइंड करना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सेकंड टर्म, मतलब A2 की वैल्यू भी फाइंड करना है। सेकंड टर्म को हम कहते हैं A2, फर्स्ट टर्म को कहते हैं A1। जो फर्स्ट प्लेस पे A1, सेकंड प्लेस पे A2। ठीक है, सेकंड टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, इसी प्रकार से आपको A3 की वैल्यू भी फाइंड करना है। थर्ड टर्म एंड 10th टर्म, और आपको A10 की वैल्यू भी फाइंड करना। इस प्रकार से इतनी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। आपको यह दिया गया था क्वेश्चन से, आपने क्वेश्चन से गिवन दैट यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद ये सारा आपको फाइंड करना है। आपको S1 फर्स्ट टर्म का टोटल, यहाँ पर कहा गया है कि फर्स्ट टर्म का टोटल फर्स्ट टर्म की वैल्यू ही होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई दूसरा टर्म तो ऐड हुआ नहीं, इसलिए उसे आप S1 कह दीजिए या फर्स्ट टर्म कह दीजिए, बात एक ही है, या A1 कह दीजिए। S2, हाँ S2 के अंदर दो टर्म है, पहली और दूसरी दोनों का टोटल है। A2 की वैल्यू निकालना है, A3 की वैल्यू निकालना और A10 की वैल्यू निकालना। हम स्टार्ट करते हैं हमारा फार्मूले को लेकर। हमारा जो फार्मूला है 4n माइनस एन स्क्वायर से, 4n माइनस एन स्क्वायर को लेके हम स्टार्ट होते हैं। हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। हमें S1 फाइंड करना है। इसके अंदर हम 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करते हैं तो S1 इक्वल टू n की जगह 1 हो चुका है, n इक्वल टू 1 पुट किया है, n की जगह 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 इक्वल टू होगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो S1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो यहाँ पर आपके पास S1 की वैल्यू आ चुकी है 3। हम S1 की जगह लिख देते हैं 3। यहाँ पर आपकी वैल्यू आ चुकी है फाइंड करने के बाद 3। ठीक है, हमने S1 की वैल्यू 3 फाइंड कर ली है। हम पेन चेंज कर करके लिखेंगे ताकि आपको क्लियर दिख जाए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो S1 की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको चाहिए S2 की वैल्यू। क्या चाहिए? S2 की वैल्यू। S2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? S2 की वैल्यू भी ऐसे ही निकलेगी जैसी S1 की निकली थी। हम निकाल लेते हैं S2 की वैल्यू निकाली तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये रख दिया है 2। ठीक है, n की प्लेस पे 2 रख दिया, यहाँ पर 2 रख दिया। अब इसे सॉल्व कर देते हैं तो यह हो चुका आपका 8 माइनस 4 का 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ पर आ जाता है फाइनली 4। तो S2 की वैल्यू आ जाती है आपके पास 4। यह आपकी आ चुकी है वैल्यू S2 की, यह S2 की वैल्यू आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान है और क्लियर कहा गया है कि हमें यह करना है, वही हम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास आ चुकी है S2 की वैल्यू 4। S2 की वैल्यू 4 आ गई है, S1 की 3 आ गई है। अब आप एक छोटा सा अनुमान लगाइए। मैं इस प्लेस को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ AP के लिए। मैं यहाँ पर AP लिखना अब स्टार्ट कर देता हूँ कि AP का कुछ रुझान आना चालू हो गए हैं। क्या आना चालू हो गए हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है S1 का अर्थ है कि फर्स्ट टर्म का टोटल। फर्स्ट टर्म मतलब हमारी जो AP है वो 3 से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे चाहिए सेकंड टर्म की वैल्यू। अब सेकंड टर्म की वैल्यू यहाँ निकालना भी है, सेकंड टर्म की वैल्यू। लेकिन सेकंड टर्म की वैल्यू निकालने के लिए हमें फार्मूले में यूज़ करना होगा। उसके बजाय अगर हम इन दोनों को देखें कि कोई दो टर्म है, एक ये टर्म है आपकी, ये ये A1 टर्म है। आप समझिए क्या कहा जा रहा है, ये A1 टर्म है और ये आपकी A2 टर्म है। इसका जो टोटल है वो उसे कहते हैं S1,
और ये आपका है 3, ठीक है। और इन दोनों का टोटल किसका, इन दोनों का अगर टोटल कर दिया जाए तो उसे कहेंगे H2, और H2 की वैल्यू आ रही है 4। तो अब आप बताइए कि 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू क्या है। पहले की वैल्यू 3 है, ये क्लियर है, और दोनों का टोटल 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले की वैल्यू 3 है और इन दोनों का टोटल 4 है, तो इन दोनों में से इस A2 की वैल्यू क्या होगी, A2 की वैल्यू होगी, क्योंकि इसका 3 है और इन दोनों का टोटल 4 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर हो चुकी है वैल्यू 1। नेक्स्ट टर्म हमारी आ चुकी है 1, सॉरी 4 माइनस 3 करेंगे हम, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगी, ठीक है। ये आ चुकी है आपकी 1। तो इस प्रकार से हमने सेकंड टर्म में भी फाइंड कर ली। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A2 की वैल्यू आ चुकी है आपकी 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, S2 में से S1 को आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपने 4 माइनस 3 किया तो आपके पास आ जाता है 1। इस प्रकार से आप A2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यह आपकी वैल्यू आ चुकी है A2 की। अब आपके पास चाहिए A3 की वैल्यू। तो यहाँ पर अब आप डिफरेंस निकालिए कि डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस। अब एक नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, A3 A10। तो A3 निकालने के लिए हमें यहाँ पर A3 निकालना है, A3 निकालने के लिए हमें AN का फार्मूला यूज़ करना होगा। AN का फार्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम A3 की वैल्यू निकालेंगे। A3 की वैल्यू यहाँ पर निकालना है तो हमें A और D चाहिए, तो A तो हमारे पास है, D और निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से D और निकालते हैं, D की वैल्यू निकालते हैं। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, D इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 3। 1 में से हम 3 को माइनस करते हैं, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी -2। तो D इक्वल टू -2 आ जाता है। D इक्वल टू -2 है और A इक्वल टू 3 है। A इक्वल टू यहाँ पर 3 है, जो कि S1 के रूप में हमें मिल चुका था। यहाँ पर ये हम 2 वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम निकाल लेते हैं A3 की वैल्यू। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं A3 के लिए। तो A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A की वैल्यू है 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है -2। ये -2 रख दी, तो 3 प्लस माइनस और यह 4, और तो यह आ गई आपकी -1। तो A3 की वैल्यू यहाँ पर आती है, A3 के लिए आती है -1। तो इस प्रकार से आपको A3 की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होती है -1। इसी टाइप से आप 10th टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो A10 इक्वल टू A प्लस 9D होता है। तो A की वैल्यू है हमारी 3 प्लस 9 और D की वैल्यू है -2। सॉल्व कर देते हैं, -18 इक्वल टू -15। तो A10 की वैल्यू फाइनली हमारे पास प्राप्त होती है A10 इक्वल टू 15। A10 की वैल्यू यहाँ पर होती है -15, ठीक है। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और सबके वैल्यू फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारा मटेरियल एक दूसरे में यूज़ होना है, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट लगना है। यहाँ पर विशेषकर दैट इज S1, यहाँ पर आपको जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होना है करना, आप जहाँ से फाइंडिंग स्टार्ट करेंगे वहीं पर उन्होंने कन्फ्यूजन वाला वर्ड दे दिया है कि S1 का अर्थ जनरली आप ये समझ लीजिए कि एक ही टर्म है और एक ही टर्म का टोटल एक टर्म ही आता है और वह टर्म आपकी पहली टर्म है। आप इसे अगर फर्स्ट टर्म भी लिख देते हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म लिखा है लेकिन ब्रैकेट में S1 लिख के कन्फ्यूजन की स्थिति बना दी है, तो फर्स्ट टर्म के लिए आप S1 लिखेंगे। और S1 इसलिए लिखेंगे, ब्रैकेट में इसलिए दिया है क्योंकि जो आपका फार्मूला दिया है यह S का फार्मूला ही है, टोटल का फार्मूला है, इसी का यूज़ करके आप फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए, उनका ऐसा कहना है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे तो यह फाइनली आपको सब चीज़ें प्राप्त हो जाएगी और आसानी से यह क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि यह आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन अगला देखते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 14 सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें 6 से डिवीजन वाले, 6 से डिविजिबल वाले, जिन 6 का जिनमें भाग चला जाता है, 6 से जिन संख्याओं के अंदर डिवाइड हो जाता है, या यूं कहें कि 6 के मल्टीपल ले सकते हैं, हम कह सकते हैं 6 के मल्टीपल भी। लेकिन कैसे? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं लेना है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। तो हम जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम इसकी एपी बना लेते हैं। इसकी एपी बन जाएगी, पहले हम लिखते हैं क्या है हमारा आंसर, नंबर 12 है। हम एपी देखते हैं, तो एपी क्या बनेगी इसकी, एपी बनेगी 6, 12, आपकी 6 की टेबल ही रहेगी, 18, 24, इस प्रकार से आप बढ़ते चले जाएंगे और फाइनली आपको एक पद an मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार से बढ़ जाएंगे आगे। तो यहाँ पर हम गिवन दैट के अंदर लिख लेते हैं कि हमारा a क्या है, a हमारा है 6, a हमें 6 मिलता है। d की वैल्यू क्या मिलती है, 12 में से 6 माइनस होता है, तो यहाँ पर हमें मिलता है 6, तो d की वैल्यू भी 6 आ जाती है। अब हमें सीधा सा फार्मूला रखना है 40 के लिए, हमारा S40 फाइंड करना है। S40 इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला। n की वैल्यू यहाँ पर 40/2, यहाँ पर 2 इंटू a की वैल्यू 6 प्लस यहाँ पर 40 माइनस 1 और d की वैल्यू है यहाँ पर 6। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 20, यहाँ पर 12 प्लस 39 इंटू 6 लिख सकते हैं और इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 12 प्लस, ठीक है, 12 प्लस आप इसका मल्टीपल कर लीजिए, 6 से 54, 9 छंके 54, 5 और 6 तिया 18 और 5 23, तो ये आ गया 234। और आगे सॉल्व करते हैं तो 20 और इसे 8 कर लेते हैं, 234 और दोनों को ऐड करते हैं तो 246 आ जाएगा और इन दोनों को आप मल्टीपल करेंगे तो आपको S40 इक्वल टू आ जाएगा। आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 246 इंटू 2, 246 इंटू 2 आता है 492 और एक लास्ट में 0। तो यह इस प्रकार से आपका आंसर प्राप्त हो जाता है 4920 इसका फाइनली आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली इस फॉर्म के इस प्रकार के क्वेश्चन कई क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और एक और क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया, इसलिए फटाफट इसको भी सॉल्व हमने कर दिया है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सिंपली 3 या नंबर या 4 नंबर के अंदर 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। इसी टाइप से यह भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपको वही एपी बनाना है। एपी क्या बनेगी आपकी, 8 मल्टीपल शब्द का यूज़ कर दिया, उसके अंदर डिवाइड था, इसमें मल्टीपल है तो 8, 16, 24, 32 इस प्रकार से आपकी एपी बढ़ेगी जिसके अंदर a इक्वल टू 8 आएगा और d इक्वल टू भी 8 आएगा और सेम कंडीशन में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं क्या है, S15 इक्वल टू 15/2 n/2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 ये रख दीजिए। हम इसे सॉल्व कर देते हैं, 15/2 और यहाँ 16 प्लस 14 इंटू 8 इसे और सॉल्व कर देते हैं तो 15/2 और यहाँ 16 प्लस 8 चौको 32 और 8 एकम 8 और 3 11 112 इस प्रकार से आ चुका है। तो 15/2 और यहाँ पर इसको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा फाइनली, कुछ फर्स्ट 15 तो 14 और 8 112, ठीक है। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर होता है 6 और 2 8 और एक और 2 और एक 128 और इसे फाइनली सॉल्व करते हैं तो S15 इक्वल टू 15 गुणित 128/2 2 से यहाँ डिवाइड किया 6 और 4
और S15 निकालना है तो 15 इंटू 64 किया तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 960। तो S15 की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो जाता है, जो कि आपके 12 नंबर के पैटर्न के ऊपर ही बना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन बचता है वह यह है कि फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 और 50 के बीच के सारे ओड नंबर आपको यहाँ पर उसका टोटल करना है। तो हमारी जो रेंज दी है वो रेंज दी है कि 0 से स्टार्ट है और 50 तक है, लेकिन इसके अंदर कैसे नंबर है, इसके अंदर है ओड नंबर। तो ओड नंबर की सीक्वेंस अगर देखें तो हमारी जो एपी स्टार्ट होती है वह 1 3 5 अप टू 49 इस प्रकार से स्टार्ट होगी और इस प्रकार से एंड होगी। हमारा जो लास्ट पद है an इक्वल टू 49 दिया गया है। an इक्वल टू 49 दिया गया है। तो ओड नंबर बिटवीन 0 to 15 फाइंड द सम ऑफ। तो आपको सम फाइंड करना है, उसके लिए आपको पहले यहाँ पर n फाइंड करना होगा और फिर n फाइंड करके आप वैल्यू उसके अंदर पुट कर दीजिए तो आपका सम आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर n फाइंड कर देते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है वह है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। तो यहाँ पर हम रखते हैं 49 इक्वल टू a की वैल्यू है 1 प्लस यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करना है -1 और d की वैल्यू है हमारे पास 2। इसे रख देते हैं तो 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। इसे सॉल्व कर देते हैं तो 49 और -1 प्लस 2 इक्वल टू 2n। तो यहाँ पर 50 एक और बढ़ जाता है तो मतलब 50 इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू फाइनली प्राप्त होती है n इक्वल टू 25। n इक्वल टू 25। अब n इक्वल टू 25 आ चुकी है। कुल मिलाकर यहाँ पर यह पता चल गया कि इनके बीच में 0 और 50 के बीच में आपके पास जो ओड नंबर है वह है 25। अब आप S25 फाइंड कर लेते हैं। S25 के लिए फार्मूला है n/2 25/2। ये लिख दिया हमने n/2। उसके बाद 2 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पर 1, a की वैल्यू रख दी 1 प्लस n माइनस मतलब 25 माइनस 1 और d की वैल्यू है आपकी 2, यह रख दी और सॉल्व कर देते हैं। तो 25/2 और 2 प्लस 24 इंटू 2 फटाफट सॉल्व कर देते हैं। 25/2 और 2 प्लस 48 इस प्रकार से। तो 25/2 और यह हो चुका आपका 50 और 2 से इसे डिवाइड किया 25 इंटू 25 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 625। तो यहाँ पर आपकी S25 इस प्रकार से S25 की वैल्यू आ चुकी है 625। तो फाइनली ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि हमने जो यहाँ पर एक्सरसाइज की वो बिल्कुल क्लियरली पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चले और सबको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर आएगा और इसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके भी बचते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम NCERT फॉलो कर रहे हैं और NCERT के अंदर जितना सिलेबस दिया है उतना हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम 3 से 4 लेक्चर और बनाएंगे जिसके अंदर आपको जो भी IMP क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड बाहर रखे गए हैं उनको भी इसमें सम्मिलित करके और पूछे गए हैं सभी हम यहाँ पर क्लियर करवा लेंगे। अभी एक साथ इतना करना संभव नहीं है। तो आई होप कि आपको यह लेक्चर्स बढ़िया लग रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और देखते रहिए DPO ट्यूटोरियल और एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स को। थैंक यू वेरी मच।